जी अस्सलाम वालेकुम। क्लास स्टार्ट करें। आज हम ये एक सवाल करेंगे, क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 12 कुछ डिस्कशन करेंगे। ये आपका होमवर्क होगा। होमवर्क में आपको दिखा दूंगा, जैसे आप नोट्स नहीं मिला करेंगे। ओके, क्वेश्चन 4 जी, पेज 415 पे आ जाएं। ये जो होमवर्क में आपको सवाल दिया था, कैंगरू लिमिटेड कर लेते हैं, थोड़ा सा डिस्कस होना चाहिए। कैंगरू लिमिटेड, अब 4th रो में ना दरमियान में चले जाएं। अच्छा, गर्मी लग रही है नीचे गर्मी। कैंगरू लिमिटेड अ पाकिस्तान बेस्ड कंपनी इज प्रिपेयरिंग इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2017। 31 दिसंबर 2017 के लिए ये अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर कर रहा है, जिसके लिए उसने ये इन्फॉर्मेशन आपको दी है। फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शंस, केएल परचेज्ड एन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी इन यूनाइटेड स्टेट्स। वहां से उसने बता दिया इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है, यानी लैंड एंड बिल्डिंग इसने रेंटल के लिए लिया या कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए। फॉर $2.6 million, 10% advance payment was made on Yakam May 2017 and 70% payment was made on Yakam July 17 on transfer of title। तो इसका मतलब है कि प्रॉपर्टी हमारी कब बनी? 17 को, और पैसे कब दिए? तो वही वाला सिनेरियो बनेगा जो लास्ट क्लास में डिस्कस हुआ था। ऑन ट्रांसफर ऑफ टाइटल एंड पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी, द रिमेनिंग अमाउंट वाज पेड ऑन यकम अगस्त 17, हमारे साल ही। थोड़ा सा नीचे देख लें, मैं भी हमारे साल ही, रिमेनिंग पेमेंट हमारे साल ही होगी। तो अब मोहतरम मुझे पेमेंट प्लान बनवा दें। यकम मई को 10% कितना बनेगा? 0.26, और यकम जुलाई को 70% कितना यार, छोड़ो ना, अब 2.6 से 70% 1.82, और फिर यकम अगस्त कितना जी? 0.52, टोटल कितना बन गया? 2.60। ये आपका पेमेंट प्लान हो गया, ठीक है जी। अच्छा, आप मुझे ये बता दें, 0.26 की एंट्री एडवांस डेबिट कैश क्रेडिट। चलें जी, जल्दी करवाएं। एडवांस डेबिट कैश क्रेडिट, बुक्स आपके पास घरों में हैं, आप चैप्टर भी मैंने पीडीएफ में भेजा हुआ है। अच्छा जी, एडवांस डेबिट कैश क्रेडिट बोलें जी, कितने डॉलर हैं? $0.2 है, जो भी है, $0.26 मल्टीप्लाइड बाय डॉलर का रेट यकम मई को 100 मल्टीप्लाइड बाय 100 कितना आ गया? 26। ये पहली एंट्री होगी एडवांस डेबिट कैश क्रेडिट। अगली एंट्री 1.82 की, यार इस दिन प्रॉपर्टी आ गई है ना हमारी, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट एडवांस क्रेडिट कैश क्रेडिट पेबल क्रेडिट। अच्छा यार, एक बात याद रखनी है, एडवांस को ऐसे ही नीचे उतार लेना है। एडवांस को ऐसे, जैसे छोटा भाई होता है ना, छत से एज इट इज आप बुला लेते हैं, भाई आ जाओ जरा नीचे, तो एडवांस को ऐसे ही नीचे उतार लेना है। आगे कैश $1.82 मल्टीप्लाइड बाय रेट कितने जी? यकम जुलाई को 105, तो मल्टीप्लाइड बाय 105 कितना आ गया? 190.1। अच्छा जी, पेबल कितने पे रिकॉर्ड करना है? इंटू 105, 54 यार मैंने ये कहा था, फिर प्रॉपर्टी की प्राइस है ना बैलेंसिंग आया करेगी, क्योंकि प्रॉपर्टी की प्राइस स्पॉट रेट पे रिकॉर्ड, स्पॉट रेट होता है जिस दिन आपने खरीदा उस रेट पे रिकॉर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि एडवांस के केस में एडवांस को एज इट इज नीचे उतारना होता है जी। प्रॉपर्टी की प्राइस 27.7। ओके, आगे क्या एंट्री करनी है जी? पेएबल की। तो पेएबल डेबिट कैश क्रेडिट, सबसे पहले कैश को, तो कैश की एंट्री बताएं। 0.52 देने वाला रहता है ना, तो यही पे होगा। इस दिन रेट क्या है? यकम 8 को रेट क्या है? 108, 56.16। पेबल कितने पे खड़ा हुआ है? 54 वाले को अगर 56 देने पड़ जाए तो गमों की बारिश 1.56। अब मोहतरम इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का टी अकाउंट बनेगा, और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का टी अकाउंट बनके ये फेयर वैल्यू पे जाएगी ईयर एंड पे। तो अब इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को हम फेयर वैल्यू पे लेके जाएंगे। यहां तक कितने लोगों की एंट्रीज घर में सही थी? ये तीनों ओके। दूसरे को छोड़ें, तीसरा पॉइंट
जल्दी जरा बैठ। केएल यूजेस फेयर वैल्यू मॉडल ऑन 31 नवंबर 17 एंड इंडिपेंडेंट वैल्यूअर। उसने बताया कि इसकी वैल्यू क्या है, $2.5 मिलियन। और ये इसमें डॉलर कितने के 31 नवंबर को 116, और प्रॉपर्टी कितने की होगी, $2.5 मिलियन। तो मैं जनरल एंट्री नहीं कर रहा अभी, टी अकाउंट इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का बैलेंस कितना आ रहा है यकम जुलाई 17 का, जिस दिन हमने प्रॉपर्टी बाय की थी, 271.7 कैरी डाउन। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी हमारी $2.5 मिलियन की होगी। $2.5 मिलियन मल्टीप्लाइड बाय डॉलर कितने का, 116, 290। तो 270 वाली प्रॉपर्टी हमारी किस पे चली गई, 290 पे चली गई। तो गेन बताएंगे कितना आया, 18.3। आप बताएं जी एंट्री अगली क्या होगी। वैसे तो ये एंट्री एंड पे होगी क्योंकि एक और लाइन भी ऊपर दी हुई है, लेकिन बहरहाल एंट्री बोलें, फेयर वैल्यू गेन क्रेडिट, ठीक है, फेयर वैल्यू गेन लिखते हैं, P&L ब्रैकेट में आ जाएगा 18.3। यहां तक किसी ने तस्वीर खींचनी है तो देख ले। वैसे तो जिसने होमवर्क नोट किया होगा वो टिक ही करा होगा, उसके लिए कोई इतना इशू नहीं है। उधर उधर उधर। अच्छा जी, अगली अब हमारी जो जनरल एंट्री होगी वो होगी किराए की, और वो बड़ी मजे की थी क्योंकि किराए की एंट्री में भी ना एडवांस आ रहा था, किराए की एंट्री में भी एडवांस आ रहा था। तो अब अगली एंट्री हमने जो किराए वाली है वो देखनी है। ऑन यकम सितंबर 2017 को उसको किराया आया है प्रॉपर्टी का फॉर 1 ईयर एंड रिसीव फुल अमाउंट इन एडवांस। तो मोहतरम पैसे आ गए हैं, लेकिन अभी हमने घर किराए पर देने की सर्विस मुहैया करना शुरू करना है। यकम की सुबह 9 बजे किराया आ गया, 9:30 बजे उसको कहेंगे ये ले पकड़ चाबी। तो अब आप मुझे बताएं, अगर मुझे किसी बंदे से पैसे एडवांस में आ जाएं, कल जो सवाल किए थे वो एडवांस पे हो रहा था, पास पेपर के क्वेश्चन 1 में भी एडवांस पे हो रहा था, और जो कल हमने एक और सवाल किया था स्टार्ट वाला उसमें भी एडवांस पे हो रहा था। कल तक एडवांस पे होने के क्वेश्चन थे, आज एडवांस। तो मोहतरम अगर एडवांस पैसे रिसीव हो जाएं आपको फॉरेन करेंसी के, अब आप बताएं क्या फॉरेन करेंसी रिस्क से आप एक्सपोज्ड हैं या फॉरेन करेंसी रिस्क आपको नहीं है? क्यों नहीं रिस्क? चाहे आप एडवांस पे कर दें तो भी डॉलर का जो मर्जी बने आप रिलैक्स करेंगे। अगर आपको डॉलर ही एडवांस में आ जाएं तो डॉलर आप जितने मर्जी का जाए आपको फर्क नहीं, क्योंकि जैसे ही डॉलर आपके पास आए आप बाजार से जाके पैसे ले लेंगे, पैसे आपकी जेब में। तो एडवांस आ जाए या एडवांस चला जाए, आपको फॉरेन करेंसी रिस्क से परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो पॉइंट 2 के साथ बड़ा बड़ा लिखें, एडवांस आ रहा है। इससे पहले एडवांस जाने वाली एग्जांपल्स की थी, ये कौन सा पॉइंट है, एडवांस आ रहा है। चलिए जी एंट्री करवाएं। यकम सितंबर 2017 को कैश डेबिट अनअर्न्ड रेंटल इनकम क्रेडिट। ये जो अनअर्न्ड रेंटल इनकम है ना, ये होता है अगर मैं ब्रैकेट में लिखना चाहूं, लाइबिलिटी टू प्रोवाइड सर्विस। इसकी नेचर होती है लाइबिलिटी टू प्रोवाइड सर्विस। ओके भाई ऊपर कर दो अबू बकर इसको, लाइबिलिटी टू प्रोवाइड सर्विस। चलें जी बताएं कितने डॉलर किराया आया, कितने का डॉलर था। ये पर मंथ नहीं है किराया, एनुअल है, इनटू 110। ओके अब किस दिन का डेट आएगी, 17। हमने अपनी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कब किराए पे दी, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। हमारा साल कब खत्म हो गया, अनअर्न्ड में से निकाल के कितना अर्न्ड में डाल दें और बाकी 8 महीने अनअर्न्ड में पड़ा रहने दें। तो अनअर्न्ड अकाउंट को आहिस्ता आहिस्ता खत्म करना है, लेकिन पूरा फिलहाल खत्म करने की जरूरत नहीं है। अनअर्न्ड रेंटल इनकम, ऐसी यूआरआई मैंने लफ्ज यूज कर लिया, अनअर्न्ड रेंटल इनकम अकाउंट डेबिट और आरआई क्रेडिट यानी रेंटल इनकम क्रेडिट, क्योंकि अब अनअर्न्ड का लफ्ज इसके साथ लिखना मुनासिब नहीं होगा, कम से कम 4 महीने की मैं बात करूं। लेकिन मोहतरम ये रेट अब नहीं देखना आपने ईयर एंड वाला, क्योंकि जब आपके पास एडवांस में पैसे आ चुके हैं तो आपको नहीं, आप इससे कंसर्न डॉलर कितने का हो रहा है। अब आप डायरेक्ट वो फिगर पकड़ें 26.4
ये पाक रुपीज में है प्लीज, ये पाक रुपीज में है, रुपीज इन मिलियन है असल में। 26.4 कितने महीने का किराया है, हमें कितने महीने का चाहिए, 4 महीने का। क्या जवाब आ गया, 8.8। तो इधर देखिएगा, ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बाय करने की और इसको रीवैल्यू करने की एंट्रीज थी, यानी फेयर वैल्यू पे लेके जाने की, और ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को किराए पे देने की एंट्रीज थी। क्लियर? चलिए जी, आज एंटायरली न्यू डिस्कशन, फॉरेन लोन्स। आप निकालें लेक्चर नोट्स वाला एरिया बुक का और इस पे आए क्वेश्चन 12। यह पेज नंबर बनेगा 762। लेक्चर आपने अगर इस पे लिखना है तो लेक्चर नंबर 24। ओके, अच्छा मोहतरम, अब जरा एक बात आपने गौर से सुननी और समझनी है। ये जो फॉरेन लोन्स हैं, या ये पेएबल होंगे या रिसीवेबल होंगे, या फॉरेन लोन पेएबल होंगे या वही ग्रांटेड लोन। ऐसे अल्फाज आ जाते हैं कि दफा बच्चा परेशान हो जाता है। वही ग्रांटेड लोन या वही बोलें प्रोवाइडेड लोन। इधर क्या लफ्ज़ होगा, वही बोले 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 वही एक्सेलेंट, वही ऑब्टेन्ड, वही ऑब्टेन्ड लोन, वही बोरोड मनी, वही बोले 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 वही बोरोड मनी, वही लेंट मनी, वही लेंट मनी, हमने पैसे उधार दिए। तो ये मुख्तलिफ अल्फाज हैं जो आप लोगों ने इंट्रो में पढ़े हुए थे, इनको जरा लिख लें, ऐसे जहन में रह जाते हैं। तो हम उधार ले भी सकते हैं और उधार दे भी सकते हैं। उधार लेने के लिए क्या अल्फाज इस्तेमाल होते हैं, ऑब्टेन्ड लोन, और उधार लेने के लिए एक और लफ्ज वही बोरोड लोन। अच्छा, अब लोन लिया किससे जाता है, अक्सर फॉरेन बैंक से, और लोन दिया किससे जाता है, कोई फॉरेन ब्रांच हो हमारी, उसको हम लोन दे देते हैं। और किसको हमने लोन देना है, बाहर के मुल्क में हमने क्यों लोन देना है, हमें क्या इंटरेस्ट। तो बाहर के मुल्क में लोन वगैरह हम देते नहीं लोगों को, लेकिन अगर कोई हमारे बाहर के मुल्क में कोई ब्रांच वगैरह खुल गई हो तो हम उसे लोन दे देते हैं। और बाहर के मुल्क से लोन लेना तो बड़ा कॉमन है, किसी बाहर के बैंक से आप जाके लोन ले लें। ओके, अच्छा भाई, लोन के ऊपर एक कैलकुलेशन होती है इंटरेस्ट की। इंटरेस्ट अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, आपने लोन बोरो किया, किस दिन बोरो किया जी, यकम अक्टूबर को, यकम अक्टूबर को लोन बोरो किया। तो मुझे बता दें इंटरेस्ट जो आप बुक करेंगे वो कितने महीने का करेंगे, 3 महीने का, क्योंकि हमारा ईयर एंड कहां पे आ जाएगा, बोलें 31 दिसंबर। तो इंटरेस्ट बुक कितने महीने का करेंगे, 3 महीने का करेंगे। तो लोन के ऊपर इंटरेस्ट कितने अरसे का निकाला जाता है, पूरे साल का, या जितना अरसा लोन इस्तेमाल हुआ। प्लांट आपने खरीदा यकम अक्टूबर को, तो डेप्रिसिएशन 3 महीने की रिकॉर्ड करेंगे। मिलती जुलती बात, लोन अगर आपने यकम अक्टूबर को लिया तो इंटरेस्ट बुक कितने महीने का करेंगे, 3 महीने का। मैं पे नहीं कह रहा, पे हो सकता है आप 3 महीने का अभी ना करें, हो सकता है पे आपने साल के 6 महीने बाद करना हो, साल बाद करना हो, पे जब मर्जी करें, लेकिन इंटरेस्ट बुक या रिकॉर्ड कितने महीने का करेंगे, 3 महीने का करेंगे। अगर लोन किस दिन लिया, 1 अक्टूबर को, और ईयर एंड कब है, क्लियर। अच्छा, इंटरेस्ट एक्सपेंस जो आपने बुक किया है वो आपने कितने महीने का बुक किया है। अब सवाल ये होगा कि कौन से एक्सचेंज रेट के ऊपर इंटरेस्ट, अब सवाल ये होगा कौन से रेट पर इंटरेस्ट एक्सपेंस बुक करें। तो अब कुछ लोग कहेंगे जी यकम अक्टूबर का रेट ले लें, कुछ कहेंगे नवंबर का रेट ले लें, कुछ कहेंगे दिसंबर का रेट ले लें। वो तो प्रैक्टिकली फिर पॉसिबल नहीं होगी इतनी ज्यादा चीजों को कैटर करना। तो ये इंटरेस्ट किसी एक दिन कमाया
या 3 महीने में कमाया? 3 महीने में कमाया। तो फिर इसका हल ये होगा, आज एक नई चीज देखते हैं, इसका हल ये होगा कि आप इंटरेस्ट एक्सपेंस जो है वो ऐसे बुक करेंगे। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूं जी, मिसाल के तौर पे मैं कहता हूं आज यकम अक्टूबर है, कल 2 अक्टूबर, परसों इस तरह 4 अक्टूबर, 5 अक्टूबर, इस तरह ये फिगर्स चलती रहेंगी। और आगे इस दिन का रेट है डॉलर का 60.5, अच्छा इस दिन का डॉलर का रेट है 60.6, इस दिन 60.5 ही रहा, इस दिन 60.4 हो गया, इस दिन किसी वजह से 61 हो गया डॉलर का रेट। अब ये यकम अक्टूबर का रेट है, 2 अक्टूबर का रेट है, 3 अक्टूबर का, 4 अक्टूबर का, 5 अक्टूबर का, ये 5 अक्टूबर तक का रेट आ गया, 6, 7, 8 अक्टूबर का और अक्टूबर के पूरे महीने का, फिर नवंबर के पूरे महीने का, फिर दिसंबर के पूरे महीने का। आप हर दिन का इंटरेस्ट एक एक्सेल की शीट बनाएंगे और उसको लिखा करेंगे। जब हर दिन का इंटरेस्ट लिखेंगे तो एंड के ऊपर जब आप जाएंगे तो आपको 3 महीनों में शायद 90 दिन नजर आ रहे हो, 90, 91, 92 जितने भी हो, तो 90 दिनों के इंटरेस्ट को एक्सचेंज रेट को टोटल करेंगे और एक्सचेंज रेट को टोटल करके 90 से डिवाइड कर देंगे। फिलहाल अगर मैं आपसे पूछूं बचपन में जो चीजें करते थे कि आप मुझे एवरेज रेट बता दें, तो एवरेज रेट कैसे निकलेगा? एक्सेल पे आपको पता है ऑल्ट इक्वल टू का बटन दबता है, ये सम हो गया, ये सम होके ये तो पता नहीं कौन सा एक्सचेंज रेट है, कम से कम डॉलर इतने का नहीं है, लेकिन इसको मैंने डिवाइड कर दिया, बोले किससे? डिवाइडेड बाय 1, 2, 3, 4, 5 से, तो 60.6 एवरेज रेट निकला है। आपको निकालने की जरूरत नहीं, पेपर में गिवन होगा, पेपर में गिवन होगा, आपको इतनी लंबे चौड़ा काम नहीं करना पड़ेगा। तो हर डेट का एक्सचेंज रेट लिखा जाएगा, किन महीनों का छोड़े पर, ये तो ऐसी डिस्कशन हो रही थी, इधर वापस आ जाए। यकम अक्टूबर से लेके 31 दिसंबर तक कितने दिन बनेंगे? अप्रोक्सीमेटली 90 दिन। 90 डेज का रेट देखा जाएगा, उन सारे रेट्स को जमा किया जाएगा, 90 पे डिवाइड किया जाएगा, तो एक दिन का एवरेज रेट आ जाएगा। तो वो जो एवरेज रेट होगा उसको यूज करके इंटरेस्ट को क्या किया जाएगा? बुक किया जाएगा। क्लियर? तो छोड़ें, ये बातें लिखी हुई हैं जगह जगह, पढ़ लें, अभी तक कुछ ऐसा नहीं था जो नोट करने की जरूरत है। देयर मे बी रिसीट ऑफ अ लोन फ्रॉम अ फॉरेन लेंडर, हो सकता है बाहर वाला बंदा लोन दे। ये मैं वही किताब का जो पेज आपको खुलवाया 762, देयर मे बी रिसीट ऑफ अ लोन फ्रॉम फॉरेन लेंडर, हमारी किताबों में क्या होगा? पेएबल। और देयर मे बी ग्रांटिंग ऑफ अ लोन टू फॉरेन, इट विल बी लोन। इंटरेस्ट मस्ट बी कैलकुलेटेड ऑन दी आउटस्टैंडिंग फॉरेन करेंसी। आउटस्टैंडिंग अमाउंट का मतलब ये होता है कि 3 महीने कितना उधार खड़ा रहा, 3 महीने कितना उधार खड़ा रहा, तो 3 महीने जो उधार खड़ा रहा उसे कहते हैं आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग का मतलब लिख लें, कॉन्स्टेंटली रिमेन पेएबल, कॉन्स्टेंटली रिमेन पेएबल। लेकिन जब सवाल करेंगे तो बात और वाज़ेह होगी। वही कहा मुसलसल 3 महीने उधार खड़ा रहा, 1 रुपया वापस नहीं किया लोन का, तो वो सारा का सारा लोन पेएबल में जाएगा और उसमें इंटरेस्ट रिकॉर्ड होगा। इंटरेस्ट एक्सपेंस एंड इंटरेस्ट इनकम शुड बी रिकॉर्डेड एट एवरेज रेट, ये बात आपको बताई थी, ओवर द पीरियड टू विच द इंटरेस्ट रिलेट। चलें जी सवाल शुरू करें, ये तो क्वेश्चन 12 से पहले कुछ हिंट थे, सवाल स्टार्ट करें। यार एक कंपनी है बीएस लिमिटेड, पाकिस्तानी कंपनी है, obtained a 5-year long term loan from Gill Bates in Mexican मैक्सिकन पीसो डॉलर है कोई, तो इसके अंदर हमने गिल बेट्स से क्या ले लिया हजरात? लोन ले लिया। तो लोन लिया है या दिया है? लोन लिया है। कहीं पुट्ठी एंट्रीज ना कराइएगा कि डेटर डेबिट सेल क्रेडिट करना हो, परचेज डेबिट क्रेडिट क्रेडिट करके एंट्री सारी आ जाए। द टर्म्स ऑफ द लोन वर एज फॉलोज। कहां से पता चला है लोन लिया है? ऑब्टेन्ड लोन। अच्छा, गिल बेट्स ने हमें दिया कितने? $1,00,000 शॉप, इसको ऊपर कर दो यार, इसको ऊपर कर दो वरना थोड़ा सा इधर हो जाए, इसको ऊपर कर दो। अच्छा बताएं जी, उसने लोन हमें दिया कितना है? तो लिफाफे में बंद करके कितने डॉलर हमारे पास आए होंगे? बाहर के मुल्क का पायलट ने हमें लाके कितने डॉलर पकड़ाए होंगे? $1,00,000 पकड़ाए होंगे। इनटू बीएस अकाउंट ऑन यकम जनवरी 14, हमारे अकाउंट में फिर डायरेक्ट शायद उसने बाहर के मुल्क से भेज दिए हैं, जो भी हुआ है। द इंटरेस्ट रेट ऑन द लोन वाज 7.931% पर एनम। बीएस इज रिक्वायर्ड टू मेक रीपेमेंट्स ऑफ मैक्सिकन पीसो डॉलर 25,000, इसमें प्रिंसिपल भी शामिल होगा, इंटरेस्ट भी शामिल होगा 25,000 में। और ये हमने पेमेंट्स जो है वो कितनी करनी है, इसके ऊपर जरा मुझे जरा ढूंढ के बताएं, आगे ना पढ़ें, इसके ऊपर ढूंढ के बताएं मुझे कि मैंने पेमेंट्स जो है वो प्रिंसिपल और इंटरेस्ट डाल के कितनी करनी है। कहाँ लिखा हुआ है? 4। हाँ, ये मोहतरम मेन लाइन थी सवाल की। लोन कितने साल का है? 5 साल का।
अब जरा जहन में ना थोड़ी सी इमेजिनेशन करनी है। 5 साल का लोन है, हमें मिला कितने, हमें कितना मिला है, लाख, और रीपे कितना करने, इसमें क्या क्या शामिल है। ये क्या चक्कर है कि 1 लाख हमें उधार मिला, अभी पाक रुपीज में बातें ना करें, अभी हमारा लेवल है डॉलर में बातें करें बस। हमें $1,00,000 लोन मिला और 5 साल में हमने 25,000 हर साल पे करना है। ये क्या चक्कर है, ये क्यों नहीं मैच कर रहा। $1,00,000 लिया और 25,000 आपने पे करना है 5 साल तक, ये टोटल बन जाएगा 1,25,000। तो ये 1,25,000 क्यों पे कर रहे हैं ये। अच्छा मुझे ये कैसे पता चला कि पेमेंट्स 5 होनी है। लोन कितने साल का है, 5 साल का है, तो फिर पेमेंट्स भी कितनी होनी है, 5 होनी है। तो लाख के साथ आपने इनफ्लो लिखा और 25,000 के साथ आउटफ्लो। किताबों वालों ने लाख के साथ क्या लिखा, इनफ्लो, और 25,000 के साथ आउटफ्लो। तो 25,000 पर एनम आउटफ्लो है या 25,000 जो है एक ही दफा आउटफ्लो है पर एनम होगा, जाहिर बात है, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट। तो एनुअल लिखा हुआ है। तो मोहतरम अब ये जो है ना क्या कहते हैं, बिल्कुल लीज की तरह की कहानी बन गई। जैसे एसेट की प्राइस होती थी ₹1,00,000, तो वो किस्तें बना के 1,25,000 में हम खरीदते थे। तो इसी तरह ₹1,00,000 हमने उधार लिया है और किस्तें बना के वापस कितना करना है, 1,25,000 रुपया। तो अब आप हजरात मुझे बता दें कि हम, आपको प्रिंसिपल क्या लग रहा है, लाख लग रहा है 1,25,000, पहले जरा सोच के बता दें। प्रिंसिपल लाख लग रहा है, और लीज में भी जो प्रिंसिपल होता था उसको प्रेजेंट वैल्यू कहते थे। और अमोर्टाइजेशन शेड्यूल कहां से बनाना शुरू करते थे, 1,25,000 से अमोर्टाइजेशन शेड्यूल बनाना शुरू करूं, या 1,25,000 से, या 1 लाख से, 1 लाख से। 1 लाख प्रिंसिपल लिया है, वादे पता चल रहा है, ट्रांसफर्ड 1 लाख, लेकिन 5 सालों में वापस कितना करना है, 1,25,000। और रेंटल उसी तरह 25-25-25 के नाम से आ जाएंगे, लेकिन इनका नाम रेंटल नहीं होगा, इनका नाम किस्तें होगा, जो मर्जी इनका नाम रख लें। तो आप 25,000 की रीपेमेंट्स कर रहे होंगे, उसमें प्रिंसिपल भी होगा और आगे। तो सवाल में लाइनें कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, जरूरत। BS लिमिटेड हैज रुपीज एज इट्स फंक्शनल करेंसी, इसके फंक्शंस पाक रुपीज में हो रहे हैं। करेंसी यूज्ड इन मैक्सिकन इज मैक्सिकन पीसो। BS लिमिटेड हैज 31 दिसंबर ईयर एंड रेट आ रहा है, जेकम जनवरी का रेट आ रहा है, 31 दिसंबर का रेट आ रहा है, 31 दिसंबर 15 का रेट आ रहा है, 14 का एवरेज रेट भी आ रहा है, ये पूरे साल का 14 का एवरेज रेट भी आ रहा है, ये एक नई चीज है, और 15 का एवरेज रेट भी आ रहा है। वरना आमतौर पे किसी एक डेट का रेट दिया होता था, ये 2014 के 365 दिन का एवरेज रेट है, यानी हर दिन का रेट जमा किया होगा, उसको 365 पे डिवाइड किया होगा, एवरेज रेट 8.2 निकला है। साल के पहले दिन कितना रेट था, साल के आखिरी दिन, तो एवरेज 8.25 क्यों नहीं है। साल के पहले दिन रेट क्या था, साल के आखिरी दिन रेट क्या है, तो एवरेज 8.25 क्यों नहीं है। ये पहले और आखिरी दिन की एवरेज नहीं होती, ये 365 फिगर्स को जमा किया जाता है, उसकी एक एवरेज होती है। तो वो एवरेज कितनी आ रही है, 8.2। क्लियर। तो इन रेट्स की जरूरत नहीं है, वो जब सवाल खुलेगा तो पता चल जाएगा। चलें जी, अमोर्टाइजेशन शेड्यूल बनाना शुरू करें। प्रिंसिपल से शुरू किया करना है आपने। अच्छा ये ना हिंट लिख लें ऊपर, अमोर्टाइजेशन शेड्यूल डॉलर में बना करेगा, ये नहीं पाक रुपीज में बना करेगा। अमोर्टाइजेशन शेड्यूल डॉलर में बनेगा, ताकि हमें पता हो कि हमने लिफाफे में जाल डाल के कितने डॉलर भेजने हैं बाहर के मुल्क। अमोर्टाइजेशन शेड्यूल विल ऑलवेज बी प्रिपेयर्ड इन डॉलर। अच्छा जी, पीवी से क्या मुराद होता था, प्रिंसिपल। बिल्कुल बिल्कुल, पीवी से मुराद प्रिंसिपल होता था, एलपी से मुराद प्रिंसिपल नहीं होता था। एलपी में तो नहीं, एलपी में तो पूरी इंस्टॉलमेंट शामिल होती थी, तो पीवी से मुराद प्रिंसिपल होता था। तो पीवी से ही शुरू करना है, यानी प्रिंसिपल से शुरू करना है आप। तो शुरू कराएं जी। $1,00,000 किस दिन, बस वैसे कैमरा इधर लाने की जरूरत नहीं है, किताबें आ गई हैं, ऑनलाइन वालों के पास भी हैं। यकम जनवरी 14 किस्तें देखते हैं कब कब पे होनी है। BL इज रिक्वायर्ड टू मेक रीपेमेंट्स विद फर्स्ट पेमेंट फॉलोइंग ड्यू ऑन 31 दिसंबर। तो फिर दूसरी पेमेंट 31 दिसंबर, 15, 16, 31 दिसंबर, 14, 31 दिसंबर, 15, 31 दिसंबर, 16, 31 दिसंबर, 17 जी। 25,000 के साथ उसने ब्रैकेट में लिखा हुआ है कि इसमें प्रिंसिपल इंटरेस्ट दोनों शामिल हैं। इसका मतलब है 25,000 की फिर किस्त है,
25,000 के साथ लिखा हुआ है इंक्लूडिंग प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट। चलें बना दें अमोर्टाइजेशन शेड्यूल, शुरू कराओ। 7-9 बस एक बंदा करवा रहा है, आगे चलो बताओ। 170 आप लोग इसकी कैलकुलेशन जो करवा रहे हैं छोड़ें, आप अपनी करें। हाँ बोलो। 82931 जी। देख के नहीं बता सकते क्योंकि सोल्यूशन में अवेलेबल नहीं है ये। 18423 64508। स्लो हम बना रहे हैं ताकि आप भी मेरे साथ बना के फ्री हो जाए। 5116 जी। थ्री फाइव थ्री 4 में से एक जाएगा तो 3 आएगा ना, 4 में से एक जाएगा। वन बताएं जल्दी। हाँ 23163। ये आप एक मसला करते हैं, वैसे ये हट के शायद पढ़ाई से बात कर रहा हूँ। एक्सेल के अंदर एक कमांड होती है प्रिसीजन एज डिस्प्लेड, यानी कि जो डिस्प्ले हो रहा है वही प्रिसीजन में आए। क्या मतलब, आप लोग क्या करते हैं, आप लोग जो है इधर मिसाल के तौर पे पढ़ा है, मिसाल के तौर पे ये 1 है, तो आप ये 1 है तो 25,000 में से 1 माइनस करें तो ये 9 आएगा, 9। तो आप लोग कभी इधर 8 लिखवा रहे होते हैं, कभी इधर कुछ और लिखवा रहे होते हैं, तो डिस्प्ले कुछ और हो रहा होता है, डिस्प्ले हो रहा होता है 1 और आप इधर फिर भी 0 लिखवा रहे होते हैं। हालांकि अगर डिस्प्ले 1 हो रहा है तो फिर प्रिसीजन कहती है आना भी 9 चाहिए। तो वैसे एक्सेल भी पागल हो जाता है, लेकिन अगर ये कमांड कहीं ढूंढ के एक्सेल में आप टिक कर दें तो फिर एक्सेल भी बिल्कुल इसी तरह टेबल बना के दे सकते हैं। ओके चलें जी। ओके अब ये स्टेप्स जरा सवाल करने के देख लें। स्टेप 1 हमारा हो गया है। क्या है जी स्टेप 1? मैं उसी सफ़े पे दरमियान में आ गया हूँ किताब पे। सफ़ा पलटना हुआ करेगा, मैं खुद बताया करूंगा, इधर उधर ऐसे ना देखा करें, पता नहीं स्क्रीन पे कहाँ चले गए हैं। सफ़ा पलटना होगा तो मैं बता दूंगा। प्रिपेयर लोन अमोर्टाइजेशन शेड्यूल इन, रीड क्वेश्चन केयरफुली, वेदर इंटरेस्ट इज इंक्लूडेड इन इंस्टॉलमेंट और नॉट। फिलहाल हमारे सवाल में तो शायद शामिल है, कभी कोई ऐसा सवाल भी आ सकता है जिसमें इंटरेस्ट शामिल ना हो, लेकिन बहरहाल इंटरेस्ट और प्रिंसिपल दोनों शामिल हैं किस्त के अंदर, उनको हमने स्प्लिट कर दिया, अलग अलग कर दिया। तो ये अमोर्टाइजेशन शेड्यूल किसमें बन गया है? फॉरेन करेंसी में। ओके भाई, कुछ जगहों पे आसानी के लिए जनरल एंट्रीज का पैटर्न जो है वो हम बदल लेंगे। तो आज भी हम जनरल एंट्रीज का पैटर्न थोड़ा बदलने लगे हैं, लेकिन जनरल एंट्रीज का पैटर्न बदलने से पहले पुराने वाला पैटर्न जो है वो आप मुझे बताएं क्या था। पुराने वाला पैटर्न जनरल एंट्रीज का रफ वर्किंग में कर रहा हूँ। यकम जनवरी 14 उधार लेने की एंट्री। फिलहाल 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 मुझे डॉलर में करने दें। ऐसे ही मैंने माना पेपर में डॉलर में एंट्रीज नहीं करनी, फिलहाल डॉलर में करने दें। यकम जनवरी 14 राइट ऑफ यूज डेबिट लीज लाइबिलिटी क्रेडिट या कैश डेबिट लोन क्रेडिट। एंट्री तो उसी तरह की होता है, राइट ऑफ यूज डेबिट लीज लाइबिलिटी क्रेडिट और कैश डेबिट लोन क्रेडिट। ओके 31 दिसंबर 14 बोलें जी बोलें, तरतीब से चलें, तरतीब से। कैश क्रेडिट कितने डॉलर? 25,000 डॉलर। 25,000 डॉलर कैश क्रेडिट, लोन डेबिट, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट। हम इनकम नहीं कमाएंगे, इंटरेस्ट एक्सपेंस डालेंगे जी। लोन डेबिट 17069 आगे 7931। तो
ये लोन की एंट्रीज है, कैश डेबिट, लोन क्रेडिट, लोन डेबिट, इंटरेस्ट डेबिट, कैश क्रेडिट। इन एंट्रीज का वर्जन थोड़ा सा मॉडिफाई करने लगे हैं, तो ये लीज के मिलती जुलती थी, थोड़ा सा आज पैटर्न हम बदलने लगे हैं। यकम जनवरी 14 कैश डेबिट $1,00,000 से। अच्छा जी, दूसरी एंट्री को तोड़ के 2 एंट्रीज में करने लगा हूं। पहले मैं इंटरेस्ट बुक करूंगा, फिर पे करूंगा। हालांकि वैसे जरूरत नहीं है बुक करने की अलग से, क्योंकि जिस दिन मैंने बुक करना है उसी दिन पे भी हो रहा है। तो पहले मैं बुक करूंगा, फिर मैं पे करूंगा। आप कह रहे हो कि ये तो काम लेंथी हो रहा है, वो आप छोड़ें इस बात को, काम लेंथी हो रहा है या नहीं। इंटरेस्ट पहले बुक कर लेते हैं, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, इंटरेस्ट पेएबल क्रेडिट। पहले बुक कर लेते हैं इंटरेस्ट, कितना 7931। ये इंटरेस्ट बुक हो गया। अब इंटरेस्ट पे करें। एंट्री तो लंबी सी वही करनी पड़ेगी। अच्छा जी, नहीं, एंट्री वही वाली करनी पड़ेगी। लोन डेबिट कितना 069 और कैश कितना $25,000। तो अब इंटरेस्ट एक्सपेंस दोबारा रिकॉर्ड नहीं कर सकते, जो बुक की है लाइबिलिटी उसको खत्म करें। इंटरेस्ट पेएबल डेबिट कितने से 7931। अब ये काम आसान नहीं हुआ, काम उल्टा मुश्किल हो गया। 2 एंट्रीज बन गई। एक एंट्री क्या बन गई, इंटरेस्ट बुक करने की, और दूसरी एंट्री क्या बन गई, इंटरेस्ट पे करने की। हालांकि इंटरेस्ट जिस दिन बुक हो रहा था उसी दिन पे भी हो रहा था, तो इतने लंबे चक्कर में पढ़ने की जरूरत नहीं थी। अच्छा, अब एग्जाम वर्जन आपके सामने आने लगा, फाइनल वाला एग्जाम वर्जन। ना हम इस तरह एंट्रीज करेंगे, ना हम इस तरह एंट्रीज करेंगे। ये फॉर्मूले की डेरिवेशन चल रही है, समझ लें। तो अब एंट्रीज पेपर में कैसे करनी है। पेपर में जो एंट्रीज करनी है आपने, यकम जनवरी 14 कैश डेबिट, लोन क्रेडिट कितने डॉलर से। अच्छा, पेपर में वैसे इस तरह भी नहीं करनी क्योंकि ये डॉलर में है। अच्छा तो कैश डेबिट, लोन क्रेडिट, पहली एंट्री ये हो गई। अच्छा, दूसरी एंट्री और तीसरी एंट्री, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, लोन क्रेडिट। बोले लोन क्रेडिट। आप भूल जाएंगे इसका नाम इंटरेस्ट पेएबल है, फिलहाल इसका नाम लोन ही रख दें। क्यों, जैसे अक्सर कोई साहब आपको लाके मिल्क पेश करते हैं तो कहते हैं भाई मैं आपके लिए दूध लेके आया हूं, आप दूध पी लेते हैं। कोई साहब दूध में थोड़ा सा रूह अफ़ज़ा छिड़क दें, वो क्या कहते हैं, आके मैं रूह अफ़ज़ा लेके आया हूं, आप चपेट मारते हैं, आप कहते हैं भाई दूध है ये, तो वो भी आपको यही कहता है कि मैं दूध लेके आया हूं, दूध पेश कर रहा हूं आपको। ठीक है, तो कभी कभी अगर इंटरेस्ट पेएबल को लोन कह दिया जाए तो कोई हरज नहीं है, क्योंकि दूध के अंदर अगर थोड़ा सा रूह अफ़ज़ा है तो उसे दूध कहना जिंदगी में बड़ी कॉमन बात है, कोई हरज नहीं है इसमें। सिमिलरली इंटरेस्ट पेएबल तो लोन में बहुत थोड़ा सा होता है। लोन कितना है, लोन कितना है, लाख, यानी प्रिंसिपल इनका जमा एक दफा करवाया था मैंने क्लास में शुरू वाली में लीज में, इनका जमा कितना होगा लाख, इनका जमा कितना होगा 25,000। तो ये दूध है और ये रूह अफ़ज़ा है, तो रूह अफ़ज़ा का नाम आज हम दूध ही रखने लगे हैं, तो कोई हरज नहीं है। थोड़ा सा उसमें रूह अफ़ज़ा है, थोड़ा सा इंटरेस्ट है, तो बोले इंटरेस्ट डेबिट, इंटरेस्ट पेएबल क्रेडिट या इंटरेस्ट डेबिट लोन क्रेडिट। तो 31 दिसंबर 14 बोले इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, लोन क्रेडिट। ये इंटरेस्ट बुक हो गया। अब आप ये ना परेशान हो कि यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कहेंगे ये तो इंटरेस्ट पेएबल है, आपने इसको लोन के नाम से क्यों शो किया हुआ है। भाई मैं बैलेंस शीट नहीं बना रहा, जब बैलेंस शीट बनाऊंगा फिर अलग बात कर लेंगे। मैं जनरल एंट्रीज कर रहा हूं और जनरल एंट्रीज यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के पास नहीं जाती, जनरल एंट्री सिर्फ हमारे समझने के लिए होती हैं जी। इंटरेस्ट डेबिट, लोन, इंटरेस्ट पेएबल का नाम क्या रख दिया, लोन ही रख दिया। और अगली एंट्री तो बहुत ही आसान, अच्छा 7931, अगली एंट्री बहुत ही आसान। वो एंट्री क्या, अब इस चक्कर में ही ना पड़े, ये तो आप बुक ही नहीं किया, अब इस चक्कर में ही ना पड़े कि कितना आप प्रिंसिपल पे कर रहे हैं, कितना इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, सारी चीज को छोड़ें। आप क्या वापस कर रहे हैं, उधार वापस कर रहे हैं बस। अब इन दोनों के चक्कर को छोड़े पड़े, अब डायरेक्ट 25,000 रुपए से आप एंट्री कर देंगे। क्या एंट्री बोलें, लोन डेबिट कैश क्रेडिट। तो ये एग्जाम लेवल का एक सिंप्लीफाइड वर्जन बन गया। सिंप्लीफाइड वर्जन से प्रिंसिपल से हमें कोई कंसर्न नहीं है कि प्रिंसिपल कितना पे हुआ, प्रिंसिपल इसमें वैसे गायब ही हो जाता है, इस पैटर्न में प्रिंसिपल गायब हो जाता है, प्रिंसिपल कितना पे हो रहा है उससे पता ही नहीं चलेगा जनरल एंट्रीज करते हुए। लेकिन P&L बैलेंस शीट बनाते हुए जरा बातें आप याद करा दीजिएगा कि क्या क्या की थी। अब सादा सी बात कहें, उधार लिया, इंटरेस्ट बुक किया, और उधार और इंटरेस्ट दोनों क्या कर दिया, वापस कर दिया। ये बिल्कुल एक्सेप्टेबल पैटर्न है एंट्रीज का, बल्कि आई के अपनी किताब में इसी तरह एंट्रीज कर रहे हैं, तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। चलें जी नोट करें, डेरिवेशन ये सारी रफ वर्किंग है, क्योंकि डॉलर में एंट्रीज नहीं करनी पेपर में, डॉलर में एंट्रीज नहीं करनी पेपर में।
रफ वर्किंग करें सारी। तो इंटरेस्ट पेबल का नाम लोन रख दिया। इस तरह ना एंट्रीज कंपाउंड नहीं होंगी। कंपाउंड का क्या मतलब है? देखो नहीं, कंपाउंड का मतलब है दो दो तीन तीन चीजें आ रही होती है ना एंट्रीज में। अब ये बस डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट, सिंपल एंट्रीज होंगी। ऐसा कर क्यों रहे हैं? इसलिए कि फॉरेन करेंसी में ना बार बार रेट अप्लाई करना पड़ता है, वो बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है काम। इतने ज्यादा करेंसी के रेट्स गिवन होते हैं कि सवाल मुश्किल हो जाता है। फिर इस तरह सवाल जरा आसान हो जाएगा। हाँ, सिंपल सवाल क्वेश्चन आसान हो जाता है, सोल्यूशन। जी तो सफे के टॉप पे एक बात लिख लें, इंटरेस्ट पेबल की जगह हम लोन का लफ्ज़ यूज कर रहे हैं। ये इतना लंबा चक्कर डालने का ये मकसद था। इंटरेस्ट पेबल की जगह लोन का लफ्ज़ यूज कर रहे हैं। जी सेकेंड वाली एंट्री में इंटरेस्ट पेबल की जगह हमने लोन का यूज कर लिया। इंटरेस्ट एक्सपेंस तो आना ही है ना, खर्चा तो रिकॉर्ड पीएनएल में तो होना है ना। हाँ, लोन पेएबल है। नहीं तो इंटरेस्ट एक्सपेंस तो डेबिट तो बुक होना ही है ना, इसका नाम तो नहीं बदल सकते। इंटरेस्ट पेएबल को लोन कह रहा हूं। हाँ ठीक है, इसको इसकी जगह लोन लिख दो तो पीएनएल में तो एक्सपेंसेस जाते हैं ना। खर्चा डेबिट, लायबिलिटी क्रेडिट। नहीं, खर्चे का नाम तो लोन हो ही नहीं सकता ना किसी भी तरह। खर्चे का नाम इंटरेस्ट ही रहेगा। इंटरेस्ट पेएबल लायबिलिटी है, उस इंटरेस्ट पेएबल लायबिलिटी का नाम लोन रख दिया। लायबिलिटी का नाम लोन रखा है, खर्चे का नाम कभी नहीं बदल सकते। बैलेंस शीट अभी बनाएंगे। ओ तो ऐसे समझाने के लिए बात की है, बस एंट्रीज इन द एंड ये करनी है। ओके चलें जी, अभी काम हमने करना है लोन का टी अकाउंट बनाना। डस्टर दो, वर्किंग 2 शुरू करें जी। अब ये वाली एंट्री जहन में रखनी है, इन एंट्री से हमने सवाल शुरू करना है। वर्किंग 2, लोन का अकाउंट। लोन अकाउंट, लेट्स स्टार्ट। यकम जनवरी 14। अब आप लोग प्लीज एंट्रीज की तरफ मत देखें, एंट्रीज की तरफ मत देखें, बड़ी तसल्ली से बात सुन लें। एक दफा मैं बार बार नहीं कहूंगा। जनरल एंट्रीज की तरफ जब मैं देखने कहूंगा तब आपने देखना है। बताएं जी, लाख रुपए की एंट्री, कैश डेबिट लोन क्रेडिट। मैंने बड़ा सा इसलिए अकाउंट खोला है क्योंकि मैंने बीच में 5 रुपये से मल्टीप्लाई भी करना है ना जगह जगह। अच्छा जी, बोले एंट्री पहली, कैश डेबिट लोन क्रेडिट। लोन रिसीवेबल अकाउंट है, लोन पेएबल अकाउंट है? लोन पेएबल अकाउंट है। कैश डेबिट लोन क्रेडिट कितना? $1,00,000। कितना जी? ना $1,00,000 बस, फिलहाल डॉलर में। कल बैंक अकाउंट मैंने बनाया था, बैंक का टी अकाउंट, तो मैंने कहा था पहले डॉलर में या फॉरेन करेंसी में बना लिया करें। कितना हो गया जी? $1,00,000। अब टेंटेव रहे। पहली एंट्री बताएं जी, कैश डेबिट लोन क्रेडिट कितने से? 1,00,000 से। बोले टी अकाउंट में कैश डेबिट लोन क्रेडिट। इंटरेस्ट बुक करें, इंटरेस्ट डेबिट लोन क्रेडिट। सोचें साइड, इंटरेस्ट डेबिट लोन क्रेडिट। हमने सोचा था 1,00,000 देने,
लेकिन साल गुजर गया तो इंटरेस्ट भी तो देना है उस पर, तो इसलिए लाइबिलिटी को बढ़ाएं। हमने सोचा था सिर्फ उधार लाख वापस करना है, लेकिन साल बाद पता चला कि क्या वापस करना है, साथ इंटरेस्ट भी वापस करना है। 31, 12, 14 बोलें जी। इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट लोन क्रेडिट कितने से, ना इधर ना देखें, कितने से इंटरेस्ट बुक करें, 7931। तो $1,00,000 भी देने हैं वो जो प्रिंसिपल लिए हुए हैं, और इस साल का इंटरेस्ट भी देना है 7931। लेकिन फौरन शुक्र है पेमेंट भी कर दी हमने, एक सेम डेट को हमने पेमेंट भी कर दी। पेमेंट बताएं कितने डॉलर की $25,000 की। एंट्री बताएं, लोन डेबिट, तो इंटरेस्ट पेबल का अलग टी अकाउंट नहीं खोलना पड़ा, वरना बड़ा हैसल मच जानी थी। एक ही अकाउंट के अंदर एक ही बस अरेंज कराई, सारी सवारियां उसी में डाल लें, बजाय कि एक बस लेट आ रही हो, दूसरी बस बारात की लेट आ रही हो, तीसरी कहीं और पहुंची हो, बस एक ही करा ली। इंटरेस्ट डेबिट लोन क्रेडिट दूसरी। तीसरी एंट्री बताएं जी उधार वापस करने की। हाँ मैंने माना इसमें प्रिंसिपल इंटरेस्ट दोनों चीजें हैं, वो कोई फर्क नहीं पड़ता। तीसरी एंट्री बताएं, लोन डेबिट कैश क्रेडिट, लोन डेबिट कैश क्रेडिट 31 दिसंबर 14 जी। कितने डॉलर, मैंने नीचे इसलिए लिखा, मुझे लग रहा था इधर जगह नहीं शायद बचेगी, थोड़ा सा नीचे लिख लिया, $25,000। अभी भी आप स्टिल इधर लाएं, एक लाइन इधर छोड़ दी मैंने, एक लाइन मैंने इधर छोड़ दी, शायद करेंसी का लॉस आ जाए, शायद गेन आ जाए, वो फिर मैं देखता हूं गेन आएगा या लॉस आएगा, तो एक लाइन एहतियातन इसके लिए छोड़ दी है। उसके बाद मैं कैरी डाउन निकालने लगा हूं। तो कैरी डाउन आप मुझे बता देना, ना कैरी डाउन कैलकुलेटर पे निकालना है, कैरी डाउन कैलकुलेटर पे निकालें। 1,00,000 जमा 7931 माइनस 20, हाँ आगे जो भी आपको को फिगर नजर आ रही है मैच कर गई है वो छोड़ें, उसकी खैर है 82931। आप कैलकुलेटर पे निकालें फिलहाल। 1,00,000 प्लस 79 माइनस 25,000 जी बोले, $8293। ये मैंने लिख दिया बैलेंसिंग। चलें जी, अब नोट कर लें आप, डॉलर में लोन अकाउंट बन गया, इसको पाक रुपीस में भी इकट्ठे कन्वर्ट करेंगे। ओके भाई इधर लाओ कैमरा जी। ₹1,00,000 की एंट्री बताएं, कैश डेबिट, इंटरेस्ट बुक करने की एंट्री और पे करने की। और एक खुशखबरी की बात यह है कि प्रिंसिपल जनरल एंट्रीज करते हुए किसी काम का नहीं है। ये जो मैंने छुपा दिया है, अगर ये छुपा भी रहेगा तो कोई हर्ज नहीं, आपकी जनरल एंट्रीज हो जाएंगी। बार बार थोड़ा रिवाइज कराना है अब आपने जी। ₹1,00,000 की एंट्री, कैश डेबिट लोन क्रेडिट, लेकिन ₹1,00,000 नहीं 7931 भी देना पड़ेगा। कैश डेबिट लोन क्रेडिट, इंटरेस्ट डेबिट लोन क्रेडिट और लोन डेबिट, क्योंकि आप प्रिंसिपल भी पड़ा हुआ है ₹1,00,000 में और 7931 भी लोन अकाउंट में चला गया। ₹1,00,000 भी लोन अकाउंट में, ये भी लोन अकाउंट में, तो बस इकट्ठा ही एंट्री क्या, लोन डेबिट कैश क्रेडिट। अब अगर आपका दिल चाहता है कि अभी भी मैंने पाक रुपीस के अंदर डेटे को कन्वर्ट नहीं करना, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। आप अगले साल का ये कैरी डाउन अगले साल का क्या बनाएंगे और उसी तरह इंटरेस्ट बुक करेंगे, उसी तरह यहाँ $25,000 लिखेंगे और कैरी डाउन निकल आएगा। तो डॉलर में अगर 2 साल का अकाउंट भी आपने पूरा करना है तो डॉलर में आप पूरा कर सकते हैं। अब हम किसकी तरफ मूव करने लगे हैं, पाक रुपीस की तरफ। सिर्फ एक जगह एवरेज रेट यूज करना है, गलती से यहां एवरेज रेट यूज ना कर लीजिएगा। यहां कैश का लफ्ज मैंने लिखा है, यहां कैरी डाउन है, यहां कैश का लफ्ज लिखा है। ये जो खर्चा P&L में जाना है ना, ये जो दूसरी एंट्री है जहां खर्चा बुक होना है, वो कौन सा रेट यूज करना है, पेमेंट करते हुए एवरेज रेट यूज नहीं करना। पेमेंट करते हुए एवरेज रेट, इंटरेस्ट पे करने वक्त एवरेज रेट नहीं यूज करना, इंटरेस्ट बुक करते वक्त एवरेज रेट यूज करना है। तो जहां इंटरेस्ट एक्सपेंस का लफ्ज आ रहा होगा वहां एवरेज रेट यूज किया करना है। चलें जी सारा करवा दें। यकम का रेट बताएं, 8 यकम जनवरी का इंटू ₹8 नहीं सबर आगे बताएं जी। रेट एवरेज रेट 14 का 8.20। ये इंटरेस्ट साल का है, इसलिए जो है
साल का बुक कर लेते हैं। मैं जरा डॉलर को जो रेट है उसको ब्लू मार्कर से लिख रहा हूँ, इंटू रुपीज 8.20। अब किस दिन का रेट चाहिए? अब एवरेज नहीं चाहिए, बस 31/14 का, 31/14 का रेट 8 पॉइंट, भाई आया नहीं तो 31/14 का रेट 8.5। ना यार ऐसा तो ना करना, फिर उधर भी तो नहीं किया ना मैंने, सबर कर लेना। अच्छा 31/12/14। अब अगेन कोई एवरेज रेट की जरूरत नहीं है, 8.5। अच्छा प्लीज खुदा के लिए ऐसे सवाल ना पूछा करें, यार सर ने यहाँ रुपीस क्यों नहीं लिखा, दूसरे ने कहा यार जगह नहीं थी। हाँ गुड, जगह नहीं बचनी थी इसलिए नहीं लिखा होगा। नहीं यार नहीं लिखना होता यहाँ पे रुपीस फिर। ओके अच्छा जी, स्टेप्स में आए उसी सफे पे। पहले हमने क्या किया था, प्रिपेयर लोन अमोर्टाइजेशन इन फॉरेन करेंसी। दूसरा काम हमने क्या किया, ओपन टी अकाउंट ऑफ लोन एंड राइट डाउन द ओपनिंग बैलेंसेस इफ एनी, वो तो थे नहीं। दूसरा काम क्या किया था, रिकॉर्ड द पेमेंट्स इन टी अकाउंट यूजिंग स्पॉट रेट एंड रिकॉर्ड द इंटरेस्ट यूजिंग एवरेज रेट। पेमेंट स्पॉट रेट पे रिकॉर्ड करनी है या ब्रॉड डाउन कैरी डाउन भी स्पॉट रेट पे, स्पॉट रेट उस दिन का खास रेट, और इंटरेस्ट एक्सपेंस इंटरेस्ट इनकम राइट डाउन द क्लोजिंग बैलेंस इन टी अकाउंट यूजिंग जीआर एंड एक्सचेंज रेट। क्लोजिंग बैलेंस को क्या है, जीआर एंड एक्सचेंज रेट करना है। फर्स्टली कैलकुलेट बैलेंसिंग फिगर इन फॉरेन करेंसी। कैरी डाउन में क्या करना है, क्लोजिंग बैलेंस में फर्स्टली कैलकुलेट बैलेंसिंग फिगर इन फॉरेन करेंसी। ये सारा कर रहे हैं हम। कैरी डाउन फर्स्टली कैलकुलेट बैलेंसिंग फिगर इन फॉरेन करेंसी, और इन द एंड एक्सचेंज गेन लॉस विल बी बैलेंसिंग फिगर इन टी अकाउंट। टी अकाउंट में एक्सचेंज गेन लॉस बैलेंसिंग फिगर है। अब ना वर्सेस की कैलकुलेशन भी इस मेथोडोलॉजी में अवॉइड हो जाती है। अब असल में ना ये दरमियान में ये जो लाइन लगी हुई है ये वर्सेस ही है, ये वर्सेस ही है। ओके, और वर्सेस में क्या क्या हो रहा होगा जरा सोच लें। इधर देखें, ये ₹1,00,000 का लोन लिया था और इंटरेस्ट बुक किया था 7931 पे, तो ₹1,00,000 8 के एतबार से बुक किए, 7931 8.2 के एतबार से बुक किए। इस लाख और 7931 में से 25,000 पे 8.5 के एतबार से हो गए, और बाकी जो कभी पे होंगे वो फिलहाल रेट 8.5 है। तो इधर रेट पड़े 8 और 8.2, और इधर रेट पड़े 8.5 और 8, तो ऑब्वियसली दरमियान में वर्सेस आ रहे हैं। और अब 4 फिगर्स लिखेंगे तो अकाउंट टैली नहीं करेगा। पहले 4 फिगर्स निकालें, देखें अकाउंट टैली नहीं करेगा जी। पाक रुपीज में 8 लाख 6503 4 212 500। ना ना ना, ये बैलेंसिंग नहीं है प्लीज। ये बैलेंसिंग निकाल दी तो गड़बड़ हो जाना, फिर तो अकाउंट टैली हो जाना आपका। ये बैलेंसिंग नहीं है, ये मल्टीप्लाइड बाय ये है। बैलेंसिंग डॉलर थे 704914। आप बताएं क्या अकाउंट बैलेंस कर रहे हैं या आउट हो रहा है? आउट हो रहा है अकाउंट। अब आप साइड देख लें कौन सी है, ये वाली साइड है या ये वाली साइड है? डेबिट साइड आ रही है, क्रेडिट साइड आ रही है जी। पता नहीं, मैं लॉस या गेन है मुझे नहीं पता, भी मैं बता देता हूं कितना आ रहा है। 5238 ये पाक रुपीज में आ गया। लोन क्रेडिट, तो ये वाला अकाउंट डेबिट, इसलिए इसका नाम लॉस है, इसलिए इसका नाम लॉस है। लोन क्रेडिट ये वाला अकाउंट, इसलिए इसका नाम लॉस है। इस तरह ना देखा करें, इस तरह कई दफा गलती का चांस होता है। कुछ बच्चे इस तरह देखते हैं 8.2 और 8 पे बुक किया था, लेकिन अब पे ज्यादा, डॉलर महंगा हो गया तो इसलिए मुझे नुकसान हो गया। ये भी तरीका एक देखने का। देखें 8 और 8.2 पे डॉलर पड़ा हुआ था, महंगा होकर 8.5 पे चला गया, तो मेरे लिए बड़े नुकसान की चीज है। लेकिन इस तरह नहीं देखना पेपर में। टी अकाउंट में बैलेंसिंग निकालना है, और बैलेंसिंग निकाल के लोन अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, तो ये वाला अकाउंट जो भी इसका नाम रखें ये क्या होगा, डेबिट। डेबिट का मतलब है ये कौन सा क्या है, एक्सचेंज लॉस है। गेन होता तो इधर आता। ओवर। ये वाला बैलेंसिंग आपने डॉलर के साथ लिखा है, और ये वाला बैलेंसिंग आपने इस एंट्री के साथ लिखा है। ओके अच्छा जी, अब जनरल एंट्रीज तो अभी छोड़ें, मैं जरा P&L बैलेंस शीट बना रहा हूं।
कैंडल बना लेते हैं। 31 दिसंबर 15 का भी बना लेंगे और 31 दिसंबर 14 का भी बना लेंगे। इंटरेस्ट एक्सपेंस तो मैं लिख ही दूं, बाकी एक्सचेंज लॉस आया, पता नहीं अगले साल क्या बनेगा, एक लाइन छोड़ देता हूं, हो सकता है अगले साल एक्सचेंज गेन हो। बैलेंस शीट, अच्छा जी, बैलेंस शीट में इंटरेस्ट पेबल नहीं आना मोहतरम। अब वो ये ना कहिएगा लोन का आपने लफ्ज़ नहीं, इंटरेस्ट पेबल बैलेंस शीट में आ सकते हैं, लेकिन इंटरेस्ट पेबल आपको पता है एरियर का सवाल है तो इंटरेस्ट पेबल नहीं आना, जो इंटरेस्ट है वो साथ साथ पे हो रहा है। ओके, अब आप हजरात मुझे बता दें 31/12/14 का इंटरेस्ट एक्सपेंस 65034, ये कहाँ से 79 आ रहा? वो तो डॉलर में है, हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स किस में बनानी है? पाक रुपीज में। बोलें जी 31/12/14 का इंटरेस्ट 65034 और एक्सचेंज लॉस 52। अच्छा जी, बैलेंस शीट बनाने के लिए क्या करते हैं जी? हमारे साल की पेमेंट के नीचे लाइन लगा दें, बिल्कुल हमारे साल की पेमेंट के नीचे लाइन लगा दें। कोई यार हद होगी क्या आप लोगों के साथ? हमारे साल की पेमेंट के नीचे लाइन लगा दें। जो एक साल के अंदर अंदर पे करना है वो करंट और बाकी नॉन करंट। ये देख लें 82931 82, ये करंट है इसका और ये वाला पोर्शन इसका नॉन करंट है, जिसको हम इस तरह कर देते थे, इस तरह प्याला बना के, करंट और नॉन करंट जैसे मर्जी समझ लें। प्याला अप्रोच लगा लें या एरो अप्रोच लगा लें, जो भी है। मेरी रिकॉन्सिलिएशन नहीं बन रही, चना मूंग ऐसे बोंगियां मारी जाते हैं, चना मूंग के लिए रिकॉन्सिलिएशन बन रही है। अब थोड़ी देर बाद किसी ने कहना है मैच्योरिटी एनालिसिस बनाई, लेस देन 1 ईयर, 1 to 2 ईयर, 2 to मैच्योरिटी। हाथ दोगे मैच्योरिटी एनालिसिस कहां से आ गया? इस टॉपिक के अंदर नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमारे सिलेबस में नहीं है, तो इस टॉपिक के कोई नोट अभी तक हमने नहीं बनाया। इस टॉपिक के नोट्स हमारे सिलेबस में नहीं है, सिर्फ बैलेंस शीट है, जनरल एंट्रीज हैं, P&L है। अच्छा जी, बता दें कितना उधार पे करने हैं इसमें? एक साल के अंदर अंदर और एक साल के बाद। तो ये ना एक हिंट आपको दे रहा हूं, आप लोगों ने ये किया करना है। असल में ना इस फिगर का ब्रेकअप होता है, ये कैरी डाउन है तो कैरी डाउन का ब्रेकअप बनेगा ना, जो पे करना है। इज इट पेएबल? इज इट पेएबल? यस, इट इज नॉट पेएबल, इट इज पेएबल। तो इस पेएबल का तोड़ के दो हिस्से कर दें, 18423 और 64508। तो अपने समझने के लिए यहां पे लिख लें, बैलेंसिंग लिखा रहने दीजिएगा, लेकिन ये जो मैं एरो बना रहा हूं सिर्फ बैलेंस शीट बनाने के लिए बना रहा हूं। इसमें से बता दें एक साल के अंदर कितना पे करना है। इसमें से 18423 ये किस में चला जाएगा? करंट लायबिलिटीज में। और इसमें से एक साल के बाद कितना पे करना है? 64508 जी, ये किस में चला जाएगा? लेकिन ये काम सिर्फ किसके लिए कर रहे हैं? बैलेंस शीट। अगर बैलेंस शीट ना मांगी होती तो ये काम करने की जरूरत नहीं थी। यार अब ये लिखता हूं 18423 और 64508 बैलेंस शीट में, तो डॉलर है। इसको किससे मल्टीप्लाई करूं और इसको किससे मल्टीप्लाई करूं? 8.5 से। क्लियर? टोटल तो यही आ जाना है ना। पहले लायबिलिटी तो 704914 ही है। आपको याद है बैलेंस शीट से बनती थी, क्रेडिटर का कैरी डाउन बैलेंस शीट में चला जाता था, बैलेंस शीट बनती थी, लोन का कैरी डाउन बैलेंस शीट में तो ये जाना है 704914। और 704914 कितना करंट में जाना है, कितना नॉन करंट में जाना है, उसके लिए मुझे किसको ब्रेक करना पड़ा? डॉलर को ब्रेक करना पड़ा। 18423 मल्टीप्लाइड बाय 64508 मल्टीप्लाइड बाय 8.5, जो भी जवाब आएगा इसके बराबर ही आएगा। तो इट इज माई लायबिलिटी, इट इज माई लायबिलिटी। तो थोड़ी सी एफर्ट करनी पड़ेगी जरा बैलेंस शीट में। नॉन करंट लायबिलिटीज में फॉरेन लोन आ गया, करंट लायबिलिटीज में इसका कौन सा पोर्शन आ गया? करंट पोर्शन। चलें जी, 18423 मल्टीप्लाइड बाय 8.5, 18423 मल्टीप्लाइड बाय, हाँ साथ लिखना पड़ेगा, थोड़ी मेहनत चाहिए। 156596 और 64508 मल्टीप्लाइड बाय 8.5। जी कितना आया? 548318। थोड़ी मेहनत करें तो ये, और ये 156 और 548 ये फिर हो जाएगा 704914।
अभी अब स्टैंडर्ड अब IS 1037 में लाने पड़ेंगे आपको, IS 38 के बाद अब अपनी फिलहाल यूज करने की जरूरत है। ये नजर आ रहा है ये, ओके जबरदस्त। अच्छा मोहतरम, अब मेरी तरफ से तो ये खत्म हो गया लोन। अब आपको मैं 5 से 7 मिनट दे रहा हूँ, इसको खत्म करें, फिर कुछ थ्योरेटिकल डिस्कशन शुरू करनी है। लेकिन सबर, 5-7 मिनट में आप क्या करेंगे जरा एक दफा अटेंटिवली देख लें। सिर्फ अगला साल करना है आपने, और कैसे करना है इधर देख लें। इस कैरी डाउन को क्या बनाएंगे, हाँ वो 8.5 लगा के यही ब्रॉड डाउन आ जाएगा, वो कोई हर्ज नहीं। लेकिन फिलहाल मेरा ख्याल है रुपीज को छोड़े पड़े, फिलहाल डॉलर में अकाउंट पूरा करना है। इस कैरी डाउन को ब्रॉड डाउन बनाएंगे, इंटरेस्ट बुक करेंगे, पेमेंट करेंगे, और कैरी डाउन डॉलर में बैलेंसिंग निकालेंगे। ये बैलेंसिंग निकाला था ना, डॉलर में बैलेंसिंग निकालेंगे। फिर वही सारा काम ब्लू मार्कर से रुपीज वगैरह लिख के और रेड मार्कर से एक्सचेंज गेन या लॉस निकाल लीजिएगा और P&L बैलेंस शीट बना दीजिएगा। 5 मिनट का टाइम लगाइएगा, ज्यादा नहीं। नहीं वो डिफरेंट नहीं, वो सेम होता है। 31/12 की रात का रेट होता है, जनवरी 15 की सुबह का भी यही रेट होता है। हाँ, जो CD होगा वही BD बनेगा। लेकिन मैं मशवरा क्या दिया है, BD को पाक रुपीज में फिलहाल ना लिखें, फिलहाल डॉलर में जरा पहले अकाउंट तो पूरा करें अगले साल का। वो गेन आ रहा है इतना लेवल यार, बाकियों को शुरू तो करने दे, पहले टेंशन डाल देता है जी। एंट्रीज कब करेंगे वो मैं एंड पे कराऊंगा बिल्कुल। ट्राई करें दूसरे साल का अकाउंट डॉलर में बनाने की। कोई एक्सचेंज रेट मत देखें, खुदा के लिए एक्सचेंज रेट्स मत देखें। अभी डॉलर में कैरी डाउन निकालें पहले। P&L बनाओ ना, बैलेंस शीट बनाओ। हो गया कैसे यार, अभी तूने पाक रुपीज से भी मल्टीप्लाई नहीं, सब कर आगे एंड तक करो। P&L बैलेंस शीट बनाओ। हो गया तो हाथ खड़ा कर ले, 1 2। ओके, पहले किसमें अकाउंट पूरा करें, डॉलर में। अब देख लें जो हजरात थोड़ा सा अभी तक नहीं मुकम्मल कर सके, अटेंटिव रहें। ब्रॉड डाउन $82,931, ये ब्रॉड डाउन आ गया। अब इंटरेस्ट बुक कर लेते हैं और फिर पे कर देते हैं। पहले बुक कर लेते हैं, 31/15 इंटरेस्ट बुक करें, इंटरेस्ट डेबिट पेबल क्रेडिट, यानी इंटरेस्ट डेबिट लोन क्रेडिट। इंटरेस्ट बुक कर लेते हैं 6577। ये 31/12/15 का इंटरेस्ट है जो बुक होने लगा है, 65
$77 ये बुक हो गया। ओके, अब 31/12/15 को, अब मोहतरम इसकी जरूरत नहीं है अब प्रिंसिपल के अलग से, बस ये वाला 25,000। थोड़ी सी लाइन छोड़ के एक्सचेंज गेन लॉस आ सकता है। 31/12/15 कैरी डाउन, कैलकुलेटर पकड़े, 8293 कैलकुलेटर पकड़ा करना, उधर से नहीं उठाया करना, क्योंकि आने वाले दिनों में कल सवाल में कुछ डिफरेंस आएगा अकाउंटिंग ईयर एंड और उसका लोन ईयर एंड का, फिर मसला होगा। तो कैलकुलेटर पकड़ा करना है। 82931 प्लस 65 माइनस 25,000, 64508 $64508। इसके साथ क्या लिख दिया? बैलेंस। यहां तक बताएं क्या एरर हुई थी, किसी एक दो से कोई भी हुई हो बता दे। अच्छा, अब आप रुपीस ढूंढना शुरू करें। वो तो कैरी डाउन होगा, वही वाला रेट ब्रॉड डाउन का हो जाएगा 8.5। इंटरेस्ट एक्सपेंस किस पे बुक करना है? एवरेज रेट पे। 31/12/15 का एवरेज रेट 7.7। स्पॉट रेट 31/12/15 का स्पॉट होता है उसी दिन का रेट, एवरेज नहीं। स्पॉट रेट 31/12/15 का, स्पॉट रेट 31/12/15 7.5। ओके, 7.4 क्यों कर लिया? 31/12/15 को तो रेट वही है ना, 31/12/15 7.5। अच्छा, ये तो फिगर निकली भी है जी। 506 43 7500 483 ओके। अब देखें अकाउंट टैली, देखें कैरी डाउन को अगर खुदा ना खास्ता रुपीस में बैलेंसिंग निकालनी है तो आपका जिंदगी में कभी एक्सचेंज गेन लॉस नहीं आना। इसको कैरी डाउन डॉलर में सिर्फ बैलेंसिंग निकालना है, ये बैलेंसिंग नहीं आई, ये इससे मल्टीप्लाई करके आई है। अब आप बता दें डेबिट साइड पे बैलेंसिंग आ रहा है। शायद लोग इस तरह सोच रहे हैं कि डॉलर अब 8.5 की बजाय सस्ता हो गया है, तो अब बाहर के मुल्क कम पैसे पे करने पड़ेंगे, इस वजह से शायद हमें खुशी हो रही है। लेकिन इस तरह सोचने की जरूरत नहीं है डिटेल में, बस बैलेंसिंग साइड देख लें कौन सी आ रही है। ये वाली साइड आ रही है, तो सारे एक ही बरादरी के लग रहे हैं। अच्छा यार कीर हो गई है, दो नवा ही बंदा हाथ होगी तो का, ये है जिंदगी। ओके, 247। तो लोन डेबिट, तो लाइबिलिटी अगर कम हो रही हो तो हमें खुशी होगी। लोन डेबिट, एक्सचेंज गेन क्रेडिट, ये वाला अकाउंट क्रेडिट होगा। ये बैलेंसिंग आ गया 84247। क्या चीज़ है मैं कहाँ लिखने जा रहा हूँ? कहीं भी नहीं, बस ठीक है, कहीं कुछ भी नहीं है। 84247। अच्छा जी, अब P&L बना लें पहले। इंटरेस्ट 50643, एक्सचेंज गेन 247। ओके, कैरी डाउन ही बैलेंस शीट में जाना है, तो हमारे साल की पेमेंट के नीचे लाइन लगा दें। ये करंट लाइबिलिटी और ये नॉन करंट लाइबिलिटी। इंटरेस्ट लाइबिलिटीज में इसलिए नहीं जाना क्योंकि इंटरेस्ट जो है वो 31/12 की रात को ही पे हो जाना है जी। कितना बना? 624। ओके, अब बताएं 19884 इंटू 7.5 और 44624 इंटू 7.5 इंटू 9 into 7.5.
अच्छा, आप मोहतरम इधर लाएं। बाहर निकल के सांस लेने का रिक्वायरमेंट पड़ी थी या जनरल एंट्रीज मांगी गई थी या मैं तो टी काउंट बनाया। हद होगी यार। एफर्ट लेवल मेरा एफर्ट 2 वाला है और लेवल मेरा इंट्रो वाला भी नहीं लग रहा। शो द जनरल एंट्रीज। तो अब जिस सवाल की रिक्वायरमेंट करना शुरू करते हैं, जनरल एंट्रीज। जनरल एंट्रीज मैंने नीचे कर दी हुई हैं सोल्यूशन में आपके, लेकिन फिलहाल जनरल एंट्रीज देखना शुरू करें। नोट करने की जरूरत नहीं, घर जाके लिख लीजिएगा। एंट्रीज करवाना शुरू करें जी। बताएं जी। कैश, डेबिट, लोन, क्रेडिट। इंटरेस्ट, डेबिट, लोन, क्रेडिट। और जहन में ये सोच रहे हैं इंटरेस्ट बुक हो रहा है। इंटरेस्ट, डेबिट, लोन, क्रेडिट। लोन, डेबिट, कैश, क्रेडिट 212500 से कैरी डाउन की एंट्री नहीं होगी। लोन, क्रेडिट, लाइबिलिटी बढ़ेगी तो कम होगा। लोन, क्रेडिट, लॉस, डेबिट 52380। देखें जी जनरल एंट्रीज। कैश, डेबिट, लोन, क्रेडिट 8 लाख रुपए से। इंटरेस्ट, डेबिट, लोन, क्रेडिट। लोन, डेबिट और एक्सचेंज लॉस, डेबिट, लोन, क्रेडिट। तो ये हमारा पहला साल खत्म हो गया। अगले साल इंटरेस्ट बुक किया, फिगर्स आपके सामने टी अकाउंट में देख लें। इंटरेस्ट, डेबिट, लोन, क्रेडिट, लोन, डेबिट, लोन, डेबिट, एक्सचेंज गेन, क्रेडिट। जी मोहतरम, ये पाक रुपीज में लोन को बढ़ाए या कम करेगा हमारे एतबार से, लेकिन बाहर के सप्लायर को तो, जिसने लोन हमें दिया हुआ है बाहर के लेंडर को, उसको तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसको तो हमने डॉलर ही भेजने हैं। हाँ, पाकिस्तान से लेके, ये बरकत मार्केट में रशीद की दुकान है, गोगा ने की भी चने से। ओके, टेस्ट में पहला सवाल मजे का था, दूसरा मजे का था। आज टेस्ट दिया नहीं अभी तक? सुबह सुबह आते नहीं देते? कितनों ने दे दिया टेस्ट? आया हुआ था, बस लीज का टेस्ट है। कितने लोग जाते हुए देंगे? कितने लोगों ने नहीं देना? तारीफ गवाह रहेगी, एक ऐसी क्लास आई थी सबने टेस्ट दिया था। ऐसी क्लास ऐसे नहीं मिली कभी। पिछला टेस्ट तो मिल, हाँ आज लेके आएगा वो, आज ले आएगा, चेक हो गए मैं। अच्छा भाई मोहतरम, उसमें आ जाएं, किताब में आ जाएं। पेज नंबर 380। सफा नंबर 380। IAS 38 में मैंने आपको कहा था, पेज 380। ना 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 तस्वीर ना खींच, फिर तो किताब नहीं लेगा। जो इधर उधर की चीज होती है तस्वीर खींचने लग जाते हैं। अच्छा, IAS 38 में मैंने आपको कहा था कि मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी आइटम की डेफिनेशन पढ़ेंगे, और IAS 38 में एक लफ्ज पढ़ा था कि इनटेंजिबल्स नॉन मॉनेटरी होते हैं। अच्छा, अब आप को ये लफ्ज समझ नहीं आएगा, ये लफ्ज समझ नहीं आएगा, और ये भी वैसे समझ आ जाएगा, लेकिन अभी शायद समझ ये चीज़ें ना आए। ये जो मैंने नहीं काटनी नहीं है, फिलहाल आपको समझ नहीं आएंगी। तो ये जो लाइंस मैंने काट दी हैं, इनके अलावा आप लोग ज़रा मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी की एग्जांपल्स पढ़ के खुद ज़रा सोचें क्या फ़र्क है इनमें। पढ़ लें, एक एक एग्जांपल पढ़ें। मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी, यानी मनी और नॉन मनी, इस किस्म की कोई बात बनेगी। मनी और नॉन मनी। देखिए ना, प्लांट से तो यूनिट्स प्रोड्यूस होने हैं,
फिर बिक के शायद कैश आना है, लेकिन डेटर से तो आना ही कैश है, डेटर से आना ही कैश है। तो मॉनेटरी आइटम्स की बड़ी आसान सी डेफिनेशन है, वो याद कर लें, रिसीवेबल्स पेबल्स। रिसीवेबल्स पेबल्स को क्या कहते हैं? मॉनेटरी आइटम। रिसीवेबल्स पेबल्स को क्या कहते हैं? मॉनेटरी आइटम। लेकिन एक बात याद रखिएगा, कैश इन इटसेल्फ एक मॉनेटरी आइटम है, क्योंकि ये तो सबसे बड़ा मॉनेटरी आइटम है, इससे बड़ा क्या होगा? कैश जो पड़ा हुआ है हमारे पास दराज में, ये सबसे बड़ा मॉनेटरी आइटम, इट इज मनी। अच्छा जी, मॉनेटरी आइटम। डेटर से क्या पैसे क्या आने? पैसे। क्रेडिटर को पैसे देने हैं। लोन या दिया हुआ है वापस आ जाएगा, और अगर उधार लिया हुआ है तो देना पड़ेगा। लोन, रिसीवेबल, पेबल, उसके ऊपर इंटरेस्ट, रिसीवेबल, और ये सारे कौन से आइटम्स हैं? मॉनेटरी आइटम्स। ग्रेचुटी पेबल, छुपी हुई ग्रेचुटी पेबल, एम्प्लॉइज को रिटायरमेंट का टाइम देनी है, ये 12 में हम पढ़ेंगे, ये फाइनल अकाउंट में पढ़ेंगे, डिविडेंड पेबल। दराज में जो पैसे पड़े हैं ये मनी है, बैंक में जो पैसे पड़े हैं ये मनी है। लीज लाइबिलिटी, लाइबिलिटी टू पे कैश है, लाइबिलिटी टू पे कैश है। अगली एंट्री पता क्या होती है? लीज लाइबिलिटी डेबिट कैश क्रेडिट, ये भी लाइबिलिटी टू पे कैश है। करंट टैक्स लाइबिलिटी, हुकूमत को जो आपने पैसे देने होते हैं। ये डेफर्ड टैक्स तो लिख लेना, IAS 12 पॉइंट 9 और 10 IAS 12 में पढ़ेंगे, काटना नहीं है फिलहाल। अच्छा, काटा मैंने इसलिए कि समझ नहीं आएगा अभी। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट इज नॉट राइट टू रिसीव मनी। इससे यूनिट्स बनाएंगे, यूनिट्स प्रोड्यूस करके डेटर बनेगा, डेटर फिर मॉनेटरी आइटम होगा। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट इन इटसेल्फ मनी नहीं है। इसी तरह शेयर्स बाय किए आपने, शेयर्स बाय किए। इसी तरह आपने बायोलॉजिकल एसेट्स, एनिमल्स हैं आपके पास, एनिमल्स मनी नहीं है। एनिमल से आगे दूध बेचा, दूध के पैसे नहीं आए फिलहाल, तो वो डेटर बुक होगा उसका। बायोलॉजिकल एसेट्स। इन्वेंट्री, इन्वेंट्री नॉन मनी है। जो दुकान पे बोतलें पड़ी हैं वो मनी नहीं है, वो नॉन मनी है। जब इन्वेंट्री उधार पे बिक जाएगी और बिक के पैसे नहीं आएंगे तो वो जो डेटर है वो डेटर इज मनी, मॉनेटरी आइटम। एडवांस पेड, जो कल की क्लास में डिस्कस हुआ, उदास हुआ, अच्छा एडवांस, हाँ इधर देख, ऐसे एडवांस पेड जो कल की क्लास में दिया था, और एडवांस रिसीव जो आज की क्लास के अंदर है। एडवांस पेड क्या होता है? राइट टू रिसीव मनी नहीं, ये था टेक्निकल था, इसको नीचे डाला हमने नॉन मॉनेटरी में। और एडवांस रिसीव्ड फॉर गुड्स, लायबिलिटी टू प्रोवाइड सर्विस। अगर आप किसी को एडवांस दे रहे हैं तो वो राइट टू रिसीव गुड्स है, और अगर आप खुद दुकानदार हैं और आप एडवांस ले रहे हैं तो लायबिलिटी टू प्रोवाइड सर्विसेज। क्लियर? ये नॉन मॉनेटरी क्यों है? क्योंकि इसमें मनी इन्वॉल्व होकर पे हो चुकी है। अब सिर्फ आपको क्या करना है? अब सिर्फ आपको गुड्स डिलीवर होनी है, बस। अब आपको पैसे नहीं आने। आपने फर्नीचर की दुकान पे एडवांस दिया, ये जो एडवांस आपका बैलेंस शीट में एसेट नजर आ रहा है, इज इट राइट टू रिसीव मनी और राइट टू रिसीव गुड्स? Therefore, it is not right to receive money. Debtor is right to receive money. Advance is not right to receive money. बिल्कुल इन्वेंट्री कैश देगी, पर कब देगी? बिकने के बाद। पड़ी हुई इन्वेंट्री नॉन मॉनेटरी है। जब बिक जाएगी डेटर डेबिट होगा तो वो डेटर मनी है। जब बिक जाएगी जो कैश दराज में आ जाएगा वो कैश मनी है। लेकिन जब तक बोतल पड़ी हुई है फ्रीजर के अंदर दुकान में, बिस्किट पड़े हुए हैं जो है वो दुकान में, वो क्या है? नॉन मनी। बिक के कैश आ गया तो कैश मनी, बिक के डेटर बुक कर लिया तो डेटर मॉनेटरी आइटम। अब मोहतरम, ये क्लासिफिकेशन क्यों जरूरी है? ये क्लासिफिकेशन इसलिए जरूरी है कि इन चीजों के ऊपर हम वर्सेस वाली कैलकुलेशन ईयर एंड पे करते हैं, इन चीजों पे हम वर्सेस वाली कैलकुलेशन ईयर एंड पे नहीं करते। तो एक जहन में सवाल आता था, कभी कभी मैं कहता था प्लांट है इसको अपने हाल पे छोड़ दें, प्लांट डेबिट कर दिया बस रिलैक्स रहें, पेबल के बारे में परेशान हो वर्सेस वाली कैलकुलेशन में डालें। क्लियर? अब मैं आपको थोड़ी सी जरा बात एक्सप्लेन करने लगा हूं। ये पहली क्लास थी शायद हमारी, ये पहली क्लास थी। ये वो तस्वीरें मैंने पिछले सेशन वाली यूज कर ली हैं, लेकिन एंट्रीज और अमाउंट सारी वही हैं। ये हमारी पहली क्लास थी, जाके ढूंढ लें। इन्वेंट्री डेबिट क्रेडिट 28,750, जाके ढूंढ लें, हाथ खड़ा करें। 28,750 की फिगर किसी को मिली है तो मिल गई, ऐसी हाथ खड़ा कर दिया। मेरे ख्याल से ये आपकी क्लास में भी यही सवाल कराया था। मिल गई? पहला सवाल ही ये कराया, लेक्चर 21 में कराया। बताएं जी पहली एंट्री क्या कराई थी हमने? इन्वेंट्री डेबिट क्रेडिटर। अब इन्वेंट्री अभी क्या डिसाइड हो गया है? नॉन मॉनेटरी आइटम है। और क्रेडिटर क्या डिसाइड हो गया? अब देखें क्या हुआ, जब 30 जून आया तो हमने सिर्फ क्रेडिटर को छेड़ा, जिसमें छेड़ते हैं आप साथ वाले को,
हमने क्रेडिटर को छेड़ा, रजिस्टर कैलकुलेटर बॉल पॉइंट को नहीं छेड़ते आप, बैग में ही पड़ी रहती है। अच्छा, हमने किसको छेड़ा? क्रेडिटर को छेड़ा। और 30 जून पर हमने इन्वेंट्री को कुछ नहीं किया क्योंकि वो नॉन मनी है, उसका एक्सचेंज से अब कोई ताल्लुक नहीं है। हमें डर क्या है कि क्रेडिटर को जब पैसे देने जाऊंगा तो $230 वाले पता नहीं 125 के हैं या 134 के हो गए हैं। मुझे सिर्फ किसके बारे में परेशानी होती है? अब दुनिया के अकाउंटेंट्स ने गौर से मुतालिया किया सारे एसेट्स लायबिलिटीज का, तो जो एसेट्स लायबिलिटीज ऐसे थे जिसमें कैश आना जाना था फौरन, उनका नाम रख दिया मॉनेटरी और बाकियों का नाम रख दिया नॉन मॉनेटरी। फिर अगली क्लास में हमने प्लांट खरीदा था जिसने इंपेयरमेंट लॉस आपको होमवर्क में दिया था। ये 2 टीचर हो जाएंगे। अरे ओके, अगली ये फिगर ढूंढे अगली क्लास वाली। प्लांट डेबिट पेएबल क्रेडिट 198,000। लेक्चर 22 के अंदर ये आपको फिगर मिलेगी। प्लांट डेबिट, पॉज करके जल्दी ढूंढे। ओ भाई लंबा पॉज नहीं करना, इधर देखें। प्लांट डेबिट पेएबल क्रेडिट। अब किस चीज के बारे में परेशान होने की जरूरत है? उसको छोड़े पड़े प्लांट, क्योंकि प्लांट क्या है? नॉन मॉनेटरी, और पेएबल्स मॉनेटरी। लायबिलिटी टू पे कैश, लेकिन मैं प्लांट के साथ नहीं लिख सकता कि ये मेरा एसी राइट टू रिसीव कैश, ये बस लगा हुआ है, ये तो राइट टू रिसीव कैश तो नहीं है। तो इसलिए ईयर एंड पे देखें, 31/12/14 की डेट देखें ना, यहाँ मार्कर नहीं पड़े हुए थे। अच्छा, यही वाली क्लास थी। अच्छा, तो पेएबल को छेड़ा है, सिर्फ किसको छेड़ा है? अब वो उधर देख रहे पड़े हैं मार्कर, सोच रहे। अच्छा, पेएबल को छेड़ा है, प्लांट को क्यों नहीं छेड़ा? क्योंकि प्लांट नॉन मॉनेटरी है। लेकिन यार एक छोटी सी बात और अजीब सी बात जो कि आपके जहनों में कभी आ सकती है, ये प्लांट वगैरह जो है ना, या इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी वगैरह या इंटेंजिबल, अगर रीवैल्यू हो जाए ना तो ईयर एंड पे हम इनको इसलिए नहीं छेड़ते कि ये मॉनेटरी हैं। ईयर एंड पे असल में फेयर वैल्यू लेटेस्ट होती है, तो फिर एक्सचेंज रेट भी लेटेस्ट वाला यूज करना पड़ता है। मेरी बात गौर से सुनिएगा, फिर मैं यहां कहीं नोट आपको एक उर्दू में लिखवाने लगा हूं। मैं क्या बात करने लगा हूं? मैं अब एक और बात करने लगा हूं। ये सारी बातें अपनी जगह, ये सारी बातें अपनी जगह। प्लांट इज ऑलवेज अ नॉन मॉनेटरी आइटम, ठीक है। इंटेंजिबल्स आर, लेकिन अगर प्लांट को मैं सोचूं कि रीवैल्यूएशन मॉडल पे यूज करना है, तो यार फिर तो वो IAS 16 में भी ईयर एंड पे से छेड़ते थे आप प्लांट को, और किस पे लाते थे? अच्छा, अब जब फेयर वैल्यू पे लाते थे तो एक्सचेंज रेट पुराना यूज कर लें, इसकी तो आपको तुक नहीं बनती। जब फेयर वैल्यू लेटेस्ट है तो रेट भी लेटेस्ट है। हाँ, अब आप लिखें, अगर पीपी इंटेंजिबल्स वगैरह, बल्कि इस तरह कर लेना, अगर इनको रीवैल्यू किया जाए, अगर इनको रीवैल्यू किया जाए तो फिर ईयर एंड की फेयर वैल्यू को, हाँ, फिर ईयर एंड की फेयर वैल्यू को ईयर एंड के लेटेस्ट रेट से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर इनको रीवैल्यू किया जाए तो फिर ईयर एंड की फेयर वैल्यू को, ईयर एंड की फेयर वैल्यू को लेटेस्ट ईयर एंड के एक्सचेंज रेट से, अब सारे खामोश रहें, अगर इस एसेट को ईयर एंड पे रीवैल्यू किया जाए तो ईयर एंड के एक्सचेंज रेट से मल्टीप्लाई करेंगे, वो लेटेस्ट होगा ना। एक दो दोबारा चलो, अगर ईयर एंड पे रीवैल्यू किया जाए, उल्टा हो गई है, ये दिखाएं उर्दू, तो चुप कर जाए ना आप सारे, मैं उर्दू पढ़ लूं फिर आपको बताता हूं। अगर पीपी इंटेंजिबल इन्वेंट्री इनको रीवैल्यू किया जाए तो फिर ईयर एंड की फेयर वैल्यू को ईयर एंड के लेटेस्ट एक्सचेंज रेट से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ईयर एंड की फेयर वैल्यू को लिखते हैं, तो ईयर एंड की फेयर वैल्यू को, चुप 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 चुप, ईयर एंड की फेयर वैल्यू को ईयर एंड के लेटेस्ट एक्सचेंज रेट से मल्टीप्लाई करेंगे। अब 1 मिनट की खामोशी इख्तियार करके पढ़ लें, ये बात समझ आ गई है। इसकी एग्जांपल भी कल एक दिखा दूंगा, मैंने क्लास में करवाई हुई है, लेकिन वो किसी और कॉन्टेक्स्ट में करवाई हुई है, कल दिखाऊंगा, अभी ज्यादा बातें नहीं आज। अच्छा, इसका मतलब ये बन जाएगा कि ये फिर मॉनेटरी है, इसलिए इनको ईयर एंड पे, ना ये मॉनेटरी नहीं रहेंगे, दे विल स्टिल रिमेन अ नॉन मॉनेटरी आइटम। ओके, ये
दिखा दो भी। यार ये एमसीक्यू नंबर 1 और एमसीक्यू नंबर 5 ये आप होमवर्क में कर लीजिएगा, मैं डाल दूंगा होमवर्क में भी। एमसीक्यू नंबर 1 और एमसीक्यू नंबर 5। यार पेज नंबर तो अपना पूछना है, एमसीक्यू उस किताब में अवेलेबल है, पेज फोड़ने। अच्छा ये तो आपके 5 मिनट लगेंगे, लेकिन आज का मेन सवाल जो होमवर्क का है वो हम नोट कर लेते हैं। 1 मिनट, कोई जल्दी नहीं करनी। एमसीक्यू 1 और 5 चलें जी। अब नोट्स नहीं मिला करेंगे आपको, ये तस्वीर खींच लें बस। क्लास वर्क भी इसी तरह हमने किया है, होमवर्क किया है। होमवर्क बहुत जरूरी है। क्वेश्चन 23 आप माने ना माने, इस तरह का लोन का सवाल घर करेंगे तो बात काबू आएगी, वरना सारे स्टेप्स भूल जानी है, चीजें मिक्स हो जानी है। बंद कर दें।